जय उत्तराखंड साथियों, मेरा नाम अजय बिस्ट वन यू के टीम से। और आज हमारे इस टीम की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री लोकेश गहरोला जी, जो कि उत्तराखंड उत्थान प्रयोगशाला के फाउंडर मेंबर हैं। और साथ में है श्री आशीष डबराल जी, जो कि संस्थापक फाउंडर मेंबर हैं तिमली विद्यापीठ के। और हमारे साथ वनयू की टीम से ही यशोदा जोशी मैम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आज की चर्चा में। और हमें बल्कि जो हमारे उत्तराखंड की एक मुख्य रूप से समस्या रही है शिक्षा, उसके ऊपर आज हम लोग सभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे और किस तरीके से तकनीकी माध्यमों को हम यूज करके या उनका प्रयोग करके अपने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, पहाड़ों में, जो एक तरीके से ये भी एक मुख्य कारण रहा है लोगों के पलायन का। पहले क्या होता था, हमारे टाइम पे भी जब हमारे पेरेंट्स जॉब वगैरह करते थे तो पेरेंट्स शहर में जॉब करते थे, लेकिन हम लोगों ने गांव में ही पढ़ाई करी है। मम्मी लोग या फैमिली लोग पूरे गांव में ही रहते थे, पढ़ाई वगैरह वहीं करते थे और रोजगार के लिए इधर आना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे जब ये चेंजेस आया, जब जब पहाड़ से लोग यहाँ आने लग गए, उन्होंने डिफरेंसेस देखे पहाड़ के बच्चों में और शहरों के बच्चों में। जो स्कूलों में डिफरेंस देखा, वो इतना बहुत ज्यादा डिफरेंस था, जिसकी वजह से सबको ये लगने लग गया कि नहीं, बच्चों का जो फ्यूचर है वो शहरों में पढ़ाई करके होगा। जबकि उसका मतलब दूसरा पार्ट भी हो सकता है, और किस तरीके से हम वो व्यवस्थाएं कर सकते हैं उन्हीं मुद्दों के लेके, उन्हीं समस्याओं को लेके। समस्या ही नहीं, हम लोगों का काम केवल उंगली उठाना नहीं है, लेकिन उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग किस प्रकार से मेहनत कर सकते हैं या हम लोगों का क्या सहयोग हो सकता है। आप लोगों के सामने आज उदाहरण है हमारे साथ श्री लोकेश गहरोला जी, जो कि 2017 में ही जीएम पद से गेल, आपने सुना होगा, गेल के जीएम पद से रिटायर्ड हैं। और उसके बाद उन्होंने ये ठाना कि हमें अपने उत्तराखंड में जो जो किस तरीके की दिक्कतें हैं हमारे 10वीं 12वीं बच्चों को, या बच्चों को ऐसी क्या दिक्कतें आती हैं कि वो यहाँ आके भी अगर प्रदेश में आते हैं तो उस तरीके से अच्छा एजुकेटेड होने के बावजूद भी किस तरीके की परेशानी आती है, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए सोचा। और साथ में है श्री आशीष डबराल जी, जो कि तिमली विद्यापीठ, शायद ही मैंने भी जब आशीष भाई के बारे में जाना, समझा, तो शायद ही हमारे कई लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड में 18वीं सदी में आशीष भाई ना जी 1882 उस सेंचुरी, हाँ, तो उस टाइम पे भी संस्कृत विद्यापीठ तिमली के नाम से हमारे उत्तराखंड, जो आज उत्तराखंड है, हिमालय उस टाइम पे हिमालय के नाम से विख्यात था, जाना जाता था, वहां पे बनाया गया था। और आज उसकी किस तरीके से आशीष भाई ने आगे आके उस जो कि एक तरीके से खत्म होने के कगार पे था, उसको सजाया संवारा, और आज किस स्तर पे बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं आप लोग जानेंगे, उन्हीं से सुनते हैं हम। और साथ में यशोदा जोशी मैम यूके टाइम से, जो हमारे साथ हर शनिवार को आप लोगों के सामने अपनी सवाल जवाब लेके, तीखे सवाल जो मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं, हम लोगों के सवाल ही, ताकि उन जो हमें जवाब मिले उनसे हम कुछ सीख ले सके और अपने समाज में वो सहयोग कर सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे व्यूअर्स का भी, जो आप हमेशा अपना समय देते हैं इस तरीके से। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस जानकारी को अपने नियर डियर, जिनको भी आप चाहते हैं कि सब तक पहुंचना चाहिए, उन सब के लिए ये जानकारी जरूर शेयर करेंगे। और आप सभी साथियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम आज शुरू करते हैं श्री लोकेश गहरोले जी से। पहले सर, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और क्यों उत्तराखंड उत्थान प्रयोगशाला, इसका उद्देश्य क्या रहा है, उसके बारे में बताएं कृपया। अजय जी, मैं सबसे पहले वन यूके संस्था को
दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो उत्तराखंड से संबंधित मुद्दों पर मिशन मोड में काम कर रहे हैं और प्रभावी रूप से उत्तराखंड में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, खासकर यंगस्टर्स में। मैं थोड़ा अपना परिचय थोड़ा दे दूं। जी। मैं 1977 में मैंने लोकसभा सेक्रेटरीट ज्वाइन किया, 1985 में वहां छोड़ा और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया और 2017 जुलाई में मैं वहां से रिटायर हुआ एज जनरल मैनेजर मार्केटिंग। जी। रिटायर होने के बाद कुछ समय तो मैं इधर उधर कुछ देखता रहा, कभी चिन्मय मिशन ज्वाइन किया, कभी म्यूजिक शुरू करा, लेकिन मेरा मन नहीं लगा। मैंने सोचा ये चीजें तो सभी कर रहे हैं आजकल, मैं उत्तराखंड के लिए कुछ करता हूं। तो 2019 में मेरा विचार हुआ कि हम उत्तराखंड में कुछ लोगों को स्किल्स कैसे दे सकते हैं। तो इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि हमारे एक मित्र हैं गजेंद्र सिंह रावत जी, यहाँ दिल्ली में रहते हैं, उद्योगपति हैं और समाज से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, सभी सामाजिक कार्यों में वो सहयोग करते हैं। तो एक दिन हमने बात की, रावत जी ऐसे ऐसे है और हम एक मीटिंग करना चाहते हैं। तो मुझे जगह नहीं समझ में आ रही थी कहाँ से करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे बोर्ड रूम में बिकाजी प्लेस में आ जाइए। तो मैंने 10-15 लोगों को बुलाया और उनके वहां उन्होंने एक हमने मीटिंग शुरू कर दी। तो मैं बातचीत शुरू करने से पहले उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस संस्था के बनने में मेरा मनोबल बढ़ाया। और इस संस्था की पहली मीटिंग गजेंद्र सिंह रावत जी के यहाँ बिकाजी प्लेस में 2019 में हुई। फिर हमने कुछ मीटिंग्स उत्तराखंड सदन में करी। उसके बाद की मीटिंग्स नारायण दत्त तिवारी भवन ITO में करी। उसके बाद मैंने वेबसाइट डेवलप की। फिर प्रदीप वेदवाल जी को लेके मैं कर्णप्रयाग चला गया। मैंने कहा वहां जाके हम प्रिंसिपल से हम बात करते हैं। तो वहां मैडम संगीता बिजलवाण थी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की। तो उनसे मैंने बात की। मैंने कहा मैडम, यहाँ बच्चों को मैं थोड़ा इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में कुछ करवाना चाहते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी हम दिल्ली में रह के यहाँ कैसे करवाएंगे। तो हमें 3 दिन लगे आदमी को ढूंढने में। तो हमें एक कॉम्पिटेंट आदमी जिसका अच्छा प्रोनाउंसिएशन और अच्छा एक्सेंट था, ऐसा एक आदमी हमने ढूंढा। और संगीता बिजलवाण मैडम से बात करने के बाद एक विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है वहां लड़कों का, वहां हम रावत जी से मिले, वेदपाल सिंह जी रावत। उन्होंने भी हमारा वो करा, वाइस प्रिंसिपल से भी मिले। और इत्तेफाक से हम जिस दिन गए तो वहां भुवन नौटियाल जी थे जो बद्रीनाथ कमेटी के सेक्रेटरी हैं, वो भी थे वहां, और भी 1-2 लोग थे। तो इन्होंने हमारा साथ दिया और हमने वहां काम टीचर सेलेक्ट कर लिया, एक इंग्लिश ट्रेनर। और फर्स्ट टाइम वेदपाल जी के, सेकंड टाइम हमारे एक कर्नल विपिन पांडे हैं उत्तरायणी के प्रेसिडेंट, वो मेरे साथ गए और हमने कर्णप्रयाग में ये शुरू कर दिया। और हुआ क्या कि हमें ये लगा कि यहाँ 2 कॉलेज में तो हमने क्लास शुरू कर दी, आगे क्या करेंगे। तो मुझे मैडम ने बताया कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने 95 ब्लॉक्स में 5-5 टेलीविजन दे दिए थे, बड़े साइज के, 72 सेंटीमीटर्स के। तो फिर मैं प्लान कर रहा था, मैंने कहा दिल्ली से हम या नोएडा से वर्चुअल क्लासेस शुरू करेंगे। और मैं तो प्लान ही कर रहा था, लेकिन कोरोना ने उस पर स्टैंप लगा दी, क्या फिजिकल क्लास कर ही नहीं सकती, अब वर्चुअली करना पड़ेगा। तो हमने फिर वर्चुअल क्लासेस शुरू करी करीब 1-1.5 महीने पहले। और वर्चुअल क्लासेस ने जो परेशानियां थी कोरोना से हमें महसूस कर रहे थे, उनको संभावना में बदल दिया कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि यू कैन रीच मोर पीपुल, मोर स्टूडेंट्स। और बहुत थोड़े समय में हमने बहुत सारे इंटर कॉलेजेस में ये वर्चुअल क्लासेस शुरू कर दी। अब मैं बात पे आ रहा हूं, अजय जी का जो प्रश्न था कि हमारा उद्देश्य वगैरह की, चेक कर दीजिएगा। इमोशनल और पैशनेट हो जाता हूं बातचीत के बीच बीच में, तो प्लीज चेक मी वेयर एवर आई एम गेटिंग लॉन्ग। सो उत्तराखंड उत्थान प्रयोगशाला का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि देश, प्रदेश
और विदेश में हमारे जो भी उत्तराखंडी भाई हैं, जो समर्थ हैं, उन लोगों को जोड़ना और उनके माध्यम से जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं उनका सहयोग करना। मैं ये चाह रहा था अपने ही लोगों की मदद करवाई जाए, ताकि जो कम समर्थ हैं वे समर्थ हो सकें और आत्मनिर्भर हो सकें और प्रदेश, देश और विश्व की प्रगति में भागीदार बन सकें। हमारे जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हैं एजुकेशन, आईटी एक्टिविटीज, हेल्थ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, टूरिज्म, कल्चर, स्पोर्ट्स, and to have helplines for various government benefits and facilities। जो भी लोग डिप्राइव्ड हैं उनके लिए हेल्पलाइंस क्रिएट करना, लेकिन वो काफी बात की बात है। इस पे हम काम करना चाहते हैं ताकि समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। इन क्षेत्रों में कुछ में तो हम एक्टिविटीज खुद करना चाहते हैं, कुछ में हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और टूरिज्म एटसेट्रा। तो ये उद्देश्य के बारे में ये आपको बता दिया मैंने। जी, थैंक यू सर। आपने मतलब डिटेल में बेसिकली कि किस वजह से हम यहाँ पे पहुंचे उसकी जानकारी दी। और अब आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री आशीष डबराल जी, जो कि संस्थापक है तिमली विद्यापीठ के। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा अपनी ब्रीफ इंट्रो और साथ में जो आपके ह्यूमन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आशीष जी। जी विश जी, मेरी आवाज आ पा रही है अब तक? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा विश जी, मैं अपने बारे में तो कुछ ज्यादा मेरे पास है नहीं कहने के लिए, लेकिन जहां मैं बैठा हुआ हूँ तिमली गांव में, इसके बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए और टाइम कम रहेगा शायद, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। आपने भी जिक्र किया कि 1882 में, जो कि मतलब काफी आज से लगभग 140 साल हो गए हैं, 140 साल पुराना ये विद्यालय रहा है संस्कृत का, जो कि हमारे पास एविडेंसेस है, जिसके रिकॉर्डेड एविडेंसेस जिसे कहते हैं। उससे पहले भी रहा होगा, लेकिन मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता। तो 1882 में संस्कृत विद्यालय तिमली में रहा है, जहाँ की बहुत से इस विद्यालय ने बहुत सारे विद्वानों को, संस्कृत और वेदांत और व्याकरण के बहुत सारे विद्वानों को मतलब यहाँ से तैयार किया है। उसमें जो हमारे जोशीमठ के शंकराचार्य जी थे, माधवाश्रम जी, उन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। जो देहरादून में जो दरबार साहिब है, जो महंत जी थे पहले, इंद्रेश जी, उन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। और भी बहुत सारे विद्वान यहाँ से निकले हैं। ललिता प्रसाद डबराल जी एक काफी मतलब प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं यहाँ से। वाणी विलास डबराल जी रहे, सदानंद डबराल जी रहे, जिन्होंने की जो देवप्रयाग में संस्कृत महाविद्यालय, उसके फाउंडर मेंबर भी थे। तो इस गांव की, जहां पे मैं अभी हूँ, जहां मेरा जन्म भी हुआ है, एक अपनी रिच हेरिटेज है और एक हिस्ट्री है, हेरिटेज विलेज है। बिजली थी, ना पानी था, पानी के कनेक्शन या टैंक जो सरकार कर रहे हैं वो कुछ नहीं था, और न सड़कें थी। यहाँ के जो लोग रहने वाले थे, यहाँ के जो विद्वान थे, उन्होंने लाहौर से लेकर बनारस जो संस्कृत महाविद्यालय था वहां तक अपने झंडे उन्होंने गाड़े। उनकी लिखी हुई किताबें संस्कृत में आज भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, जो कि उन्होंने यहाँ इस गाँव। मैं थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ाना चाहूंगा इस बात को कि 1910 के करीब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड प्रोविंस जिसे कहते थे, उत्तर प्रदेश, जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग अलग हो गए, तो यूनाइटेड प्रोविंस गवर्नमेंट थी 1910 के करीब इस स्कूल को फंड करती थी, संस्कृत विद्यालय को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। और आज का जो उत्तराखंड है, इसमें सिर्फ यही एक विद्यालय था जिसको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फंड किया करती थी। 1969 में जब मेरे ख्याल से भारत आजाद होने के बाद, जब गवर्नमेंट ने अपने लेक्चर बढ़ाना शुरू किया, स्कूल शुरू किए, हाँ जी, तो उस टाइम पे जो हमारे मतलब गांव के, उन्होंने इस विद्यालय को गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया, जूनियर स्कूल बनाया, और आज वो स्कूल बंद हो चुका है, क्योंकि विद्यार्थी नहीं है पढ़ने के लिए वहाँ, और 10 बच्चों से कम थे, तो गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कर दिया। तो अब मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि इस विद्यालय को दोबारा से शुरू किया जाए, और उसकी जो रिच हेरिटेज है उसको एक तो लोगों तक पहुंचाया जाए, और अगर हम उसको उससे आगे ना पहुंचा पाए तो कम से कम एटलीस्ट उसको मेंटेन रख पाएं या जिंदा रख पाएं, ताकि लोग समझें कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं और हमारी हेरिटेज क्या है बेसिकली। तो
मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है, और साथ साथ में क्योंकि मैंने यहाँ अपने गांव से ही पढ़ाई लिखाई की है, उसके बाद मैंने डुगड्डा और कोटद्वार से अपना कॉलेज पास आउट किया है। एक छोटी सी दुकान से मैंने काम करना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज मैं ब्रिटिश टेलीकॉम में जॉब करता हूँ गुड़गांव में, और साथ में अपने गाँव में जो हमारी हेरिटेज है उसको भी मैं आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने मतलब ब्रीफली चीजें बताई। और मैं अपने साथियों को ये बताना चाहूंगा, देखिए हम लोगों की धरोहर क्या रही है, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारी पहचान रही है, आज भी देखिए ये जो हम लोग उत्तराखंड के जो लोग हैं, सबसे बड़ा आज हमारी पहचान होती है कि हम ईमानदार हैं। लेकिन आज आप देखिए कि ईमानदार कौन था? ईमानदार हमारे पूर्वज थे, तो उनकी धरोहर है। अब इसको बचा के हमने आगे कैसे बढ़ना है? जैसे आप बहुत अच्छा उदाहरण है आशीष जी आपका, कि आपने वो धरोहर जो हेरिटेज है, मतलब हमारी धरोहर जो रही है, उस पहचान को यही नहीं, जो आपने कहा कि खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन आगे भी बढ़ेगा। और डेफिनेटली मतलब जब हम लोगों के अंदर ये भावनाएं आती है और युवा साथ में जुड़ता है, तो डेफिनेटली बदलाव जरूर आएगा। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। यशोदा मैम प्लीज। नमस्कार, जय उत्तराखंड। मैं यशोदा जोशी दिल्ली से। और सबसे पहले मैं जो हमारे आज के गेस्ट हैं श्री लोकेश गेरोला जी, उनका और श्री आशीष डबराल जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है कि नेटवर्क कट गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंटिन्यू कर लेता हूं सर। तो सर गैरोला जी, आपसे मेरा सबसे जो बड़ा सवाल है आपसे, वो इससे संबंधित है कि जैसे आप जब यहां से गांव में काम करने गए और इतने समय से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा समस्या आपको स्कूल में जो आप चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य रहा है और जो आप काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपको मुश्किल किस चीज की लगी स्कूल में? हमें स्पोकन इंग्लिश कोर्स को आजकल तो ऑप्शन कोई रह नहीं गया, सिर्फ वर्चुअल प्लेटफॉर्म से हमें पढ़ाना पड़ रहा है। तो हमें 2-3 दिक्कतें आ रही हैं काफ़ी सीरियस, और आजकल वो दिक्कतें बढ़ी हुई हैं क्योंकि आजकल बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो है, पहला तो मतलब जब हम फिजिकल कर रहे थे, मैं पहले तब की बात करूंगा और वर्चुअल की बात उसके बाद करूंगा। हाँ, दोनों में प्रॉब्लम क्या रही है? दोनों में प्रॉब्लम ये रही कि जब हम फिजिकल उस टाइम कर रहे थे तो हमें 3 दिन लग गए थे एक सर को ढूंढने में, वो भी उत्तराखंड के नहीं थे। जोशी सर थे एक कर्णप्रयाग में, वो वहां किसी जी, मेरा ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, एक मिनट। नहीं आ रहा है सर, सही आ रहा है। अच्छा, सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन एक जोशी सर मिल पाए, तो मैं ये जगह इसको कैसे करेंगे, तो क्योंकि वहां आपको टेक्स्ट बुक सिलेबस पढ़ाने के लिए कॉम्पिटेंट टीचर्स तो मिलेंगे, लेकिन अभी जैसे हमारा एक्सेंट है या हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, एक तो वो बहुत अच्छा नहीं है जनरली उन लोगों का जो हम गवर्नमेंट स्कूल वगैरह से पढ़े हुए हैं। और दूसरी बात, इंग्लिश वो कम्युनिकेशन स्किल वाले टीचर नहीं है। आपको MA BEd मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक पढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो स्पेशलिस्ट चाहिए, जिनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, उस किस्म के लोग नहीं थे। तो खैर अभी वर्चुअल ने उस कमी को पूरा कर दिया है। और हम एक दूसरी चीज भी कर सकते हैं। अभी हमारी एक मैडम से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे हम ट्रेनर्स ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं। तो सपोज हम 10 बच्चों को वहां सेलेक्ट कर लें जो पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट्स हैं और जिनकी अच्छी अंग्रेजी है, यहां से हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे, और 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद दे विल डेवलप कॉम्पिटेंसीज, और उसके बाद वो वहां के बच्चों को वो इंग्लिश आगे पढ़ा सकते हैं। तो वो एक मॉडल वो भी हो सकता है।
अब मैं वर्चुअल इंग्लिश पे आ रहा हूं कि कहाँ दिक्कतें हैं। वर्चुअल इंग्लिश जी। में आपको बेसिकली कनेक्टिविटी चाहिए, जो कि 2 या 3 माध्यमों से हो सकती है। एक तो कंप्यूटर से हो सकती है, एक स्मार्ट मोबाइल से हो सकती है, स्मार्टफोन से हो सकती है, और तीसरी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टैबलेट्स, उनसे भी हो सकती है टू सम जी एक्सटेंट। अच्छा, वहां बच्चे पर्टिकुलरली जो, अब हमारा जो फोकस है वो हिल स्टूडेंट्स पे है, क्योंकि जो प्लेन्स में है उनके पास तो साधन भी है, वहां पब्लिक स्कूल्स भी हैं, और वो थोड़ा पैसे वाले लोगों के बच्चे हैं, तो उनके साथ दिक्कत कम है, दिक्कत ऊपर वालों के साथ है। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि उनके पास न तो कंप्यूटर है, न स्मार्टफोन्स हैं, और न टैबलेट्स हैं। तो वहां मैंने ये देखा कि अगर प्रिंसिपल ने या किसी ने हमें 40 बच्चों के नाम भेजे, तो 20 के पास स्मार्टफोन नहीं है, सॉरी 20 के पास तो फोन ही नहीं है। अब रह गए 20 में भी जब हम आगे चलते हैं तो पता चलता है 5 के फोन नॉर्मल फोन है, स्मार्टफोन नहीं है। वो आगे रह गए 15। अब उस 15 फोन में भी ये है कि वो फैमिली फोन है, एक परिवार में एक फोन है। तो अगर फादर आज ऑफिस जा रहा है या दुकान जा रहा है तो वो फोन लेके चला जी जाएगा। फिर वो जो भाई बहन है उनके पास कनेक्टिविटी का कोई साधन नहीं है। बाई चांस साधन हो भी गया, आजकल जैसे रेनी सीजन में, वहां या तो कनेक्टिविटी नहीं है या बहुत वीक है। मेरी कुछ टीचर से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि सर, हमें आजकल ऑनलाइन कोर्स करा रहे हैं, इस कोर्स को करने के लिए हम अपने घरों से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम स्कूल जाते हैं क्योंकि वहां थोड़ी कनेक्टिविटी है। लेकिन वहां भी समस्या क्या हो रही है कि 30-35 बच्चों की ऑनलाइन क्लास में 2 या 3 बच्चे ही कनेक्ट हो पा रहे हैं, 5 बच्चे ही कनेक्ट हो पा रहे हैं। वो प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे हैं, और भगवान के दया से हम ज्यादा कनेक्टिविटी हमारी बेटर है यहाँ से, क्योंकि हमारे थोड़े हो सकता है सिस्टम्स अच्छे होंगे, या यहाँ दिल्ली नोएडा से कनेक्टिविटी अच्छी होगी। तो एक तो ये मतलब स्मार्टफोन्स की प्रॉब्लम है, दूसरी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, और तीसरा पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा कोऑपरेट नहीं करते। अगर बच्चों की क्लासेस हैं तो वो घर में छोड़ सकते हैं फोन, लेकिन वो ले जाते हैं फोन। तो जब हम फोन करते हैं कि बेटे आज तुम आए नहीं, वो कहते हैं मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। या उसकी माँ अगर जॉब में है, वो कहेगी मैं उसकी माँ, किसी लड़कियों को फोन करोगे आप, सपोज मीरा बेटे क्यों नहीं आए, मैं पुष्पा डंगवाल है, या एक नूपुर नवानी हमारी साथ में सहयोगी है, वो फील गुड ट्रस्ट में भी है, शी इज डूइंग वेरी वेल। तो हम जब पूछते हैं बच्चों से कि बेटे क्यों नहीं आए, तो कहते हैं मैं उसकी माँ बोल रही हूँ या पिताजी बोल रहे हैं, तो वो वाली एक दिक्कत है। तो ये दो बेसिकली प्रॉब्लम्स है कि कंप्यूटर और कनेक्टिविटी, दीज आर द 2 बेसिक प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, वो ये 2 बेसिक प्रॉब्लम्स है। अगर ये हो जाए तो हम बहुत बच्चों को जोड़ पाएंगे, और जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनकी जो रुचि है, उनकी जो अभिक्षा है, वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। जो मैं कभी कभी इन ग्रुप्स में जुड़ता हूं, जो हमारे सर लोग पढ़ा रहे होते हैं, मुझे हैरानी होती है, 10-10 पेज का होमवर्क लड़कियां स्कैन करके उस पर डालती हैं, जो हमारे सर लोग जो हैं चेक करके उनको वापस करते हैं। वो लड़कियां 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के ऑडियो वॉइस क्लिप्स डालती हैं, जैसे उनको बोला जाता है ये करो तो वॉइस क्लिप्स डालती हैं। जी तो जी हाँ जी। सर, ये समस्या आपने बताई कि किस तरीके की, और मैं आपके इस बात से बहुत 100% सहमत हूं कि जो जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें काफी हद तक अभिभावकों और पेरेंट्स का भी हाथ रहा है। चाहे वो सरकार ही नहीं, मतलब जो शिक्षा व्यवस्था रही है इसमें अभिभावक या पेरेंट्स जो हैं उनका भी इस हालत में पूरा पूरा हाथ रहा हुआ है। और ये उदाहरण मैं काफी टाइम बाद, मतलब थोड़े टाइम बाद आपको जरूर इसके, अपने साथियों को इसके बारे में बताऊंगा। वैसे तो सभी जानते हैं। यशोदा मैम, आप प्लीज जी कंटिन्यू कीजिए। आपका एक्चुअली स्टक हो गया था, तो मैंने कंटिन्यू कर लिया था। जी 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 नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वजह से। बाकी मैं जितने भी व्यूवर्स हैं देख और सुन रहे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ।
और सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन होगा वो श्री लोकेश सर जी से होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि प्रत्येक जो बच्चा है उसको क्या इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए? इस बारे में आपका क्या क्या विचार है? मैडम मैडम मे नॉट बी द राइट वर्ड, यशोदा जी। जी 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 मैं जी सर। मेरे मेरे सोचने में तो बच्चे को इंग्लिश में बोलना बहुत जरूरी है, आना चाहिए। और आज के ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में इंग्लिश एक जरूरत बन गई है। इंग्लिश अगर आप बच्चों को बचपन से इंग्लिश नहीं सिखाएंगे तो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता रहेगा, क्योंकि वो गांव से शहर में आएगा, शहर से महानगर में आएगा, और महानगर में कल्चर इस किस्म का है कि आपको अंग्रेजी आनी बहुत जरूरी है। जी जी मैं इस बात का पूरा पक्षधर हूं कि हर गढ़वाली या कुमाऊनी या जौनसारी को अपनी भाषा जरूर आनी चाहिए। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और हिंदी ये हमारी मदर टंग है, इसका मैं पूरा पक्षधर हूं। लेकिन साथ साथ हिंदी तो बोल ही रहा हूं मैं, इंग्लिश के ऊपर भी कमांड बहुत जरूरी है। और मैं थोड़ा सा आपको एक चीज जो मैं सोचता हूं वो मैं बोलना चाहूंगा जी जी कि हमारी जो भाषाएं हैं ये हमारा दिल है। हमारे लिए गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और हिंदी दे आर लाइक आवर हार्ट। और इंग्लिश जो है ये मैं इसको दिमाग की तरह ट्रीट कर रहा हूं। वो क्यों मैं कर रहा हूं? दिल हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और दिमाग जो है हमारे लिए दुनियादारी और जीवन यापन से जुड़ा हुआ है। जी तो जी हम अकेले दिल से भी नहीं चल सकते, अकेले दिमाग से भी नहीं चल सकते। तो इंग्लिश को मैं सोचता हूं कि ये हमारा दिमाग है, और इन भाषाओं को मैं दिल वो करता हूं। इसलिए प्रत्येक बच्चे को, जिसको भावनात्मक रूप से जुड़ना है, जिसको दुनियादारी में भी आगे चलना है, जीवन यापन के सब साधन जुटाने हैं, आज के वैश्वीकरण में एक बहुत प्रॉस्परस, बहुत समृद्ध आदमी होना है, तो उसके लिए जरूर है कि वो दिल और ये दिमाग दोनों को सशक्त रखे। इन दोनों का सशक्त होना बहुत जरूरी है। जी सर, काफी अच्छी जानकारी आपसे मिली है और आपका कहना भी काफी 100% सही है। और अगला क्वेश्चन आशीष जी मेरा आपसे होगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वैदिक शिक्षा से लेकर और जो आधुनिक युग की जो शिक्षा है वो क्या बेहतर हुआ है? इस बारे में आप अपने विचार रखें। जी यशोदा जी, वैदिक शिक्षा से लेकर और आज की जो आधुनिक शिक्षा है जिसकी हम जी जी तरफ आज जाने की कोशिश कर रहे हैं सबके सब, मुझे लगता है कि काफी, ये सब भी जानते हैं कि बहुत सारे बदलाव आए हैं। तकनीक का इस्तेमाल मेरे ख्याल से, अगर हम टेक्नोलॉजी के टर्म के हिसाब से बोलें तो पुराने टाइम पे जबकि गुफाओं के अंदर लोग रहते थे तब भी शायद उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि चीजों को समझने के लिए दीवारों पे उन्होंने चित्र बनाए, आर्ट के थ्रू उन्होंने मेरे ख्याल से चीजों को समझना शुरू किया होगा। जी उसके बाद बढ़ते बढ़ते जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे तो टीवी, रेडियो, ये सारी सारी बहुत सारी ये सारी के सब टेक्नोलॉजी हैं। जो हमारी क्लासरूम के अंदर एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है या एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, वो भी एक टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, जिसने कि शिक्षा को डिलीवर करने में अपना मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट अदा किया, इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी है। और अगर मैं इसको दूसरे टर्म से भी देखना चाहूंगा कि एक वेस्टर्न जो परिप्रेक्ष्य है शिक्षा का, और एक जो हमारा भारत का अपने शिक्षा की एक पद्धति रही है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है बेसिकली। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहाँ भौतिकवाद ज्यादा है, कि हम मेटेरियलिस्टिक लोग ज्यादा हैं, कि उनका अपने आप को आगे बढ़ने का मतलब है कि मैं कैसे मेटेरियलिस्टिक तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकूं। मेरे ख्याल से वो एक तरीके का एक पैरामीटर वहाँ है। और भारतीय जो पद्धति रही है उसमें मेटेरियलिस्टिक को आप जितना छोड़ सकेंगे, उससे जितना दूर जा पाएंगे, वो मेरे ख्याल से आपकी तरक्की का एक पैरामीटर रहा है। लेकिन जिस दब से ये व्यापारी इसको कहेंगे कि कमर्शलाइजेशन हुआ है चीजों का, और जब से हम
कमर्शियल माइंडसेट से सोचने लगे, हर एक चीज में हम कमर्शियल एंगल देखने लगे हैं और एक वेस्टर्न माइंडसेट हमारे अंदर आने लगा। ये अभी से नहीं आने लगा, जबकि बल्कि मुझे लगता है कि सिस्टमेटिक तरीके से कई पीढ़ियों का ये रिजल्ट है कि आज हम हर एक चीज को व्यावसायिक तरीके से देख रहे हैं। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए आज हो गई है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमारे पास इंग्लिश के अंदर हमारी कमांड नहीं है तो हम शायद पिछड़ जाएंगे कहीं ना कहीं पे दुनिया की जो इस टाइम पे दौड़ चल रही है। तो वैदिक शिक्षा में और जो पाश्चात्य शिक्षा है उसमें मैं बहुत मतलब फंडामेंटल डिफरेंस देखता हूँ। दोनों अलग अलग डायरेक्शन की शिक्षाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाश्चात्य शिक्षा जरूरी है, मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में समझना जरूरी है, कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन अगर हम उसको भारतीय पद्धति से समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप कंप्यूटर को भी अगर आप पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा पद्धति के हिसाब से, उस माइंडसेट से, तो आपको कंप्यूटर के अंदर भी आपको वो सारी चीजें निकल के आएंगी कि उसमें एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, और उन दोनों को कॉम्बिनेशन से सिस्टम चल रहा है। तो एक हार्डवेयर मतलब एक जो आपका हम मटेरियलिस्टिक चीजें बोल रहे हैं, और सॉफ्टवेयर जो एक जिसके हम प्राण या आत्मा या जो भी चीज आप उसको ले सकते हैं, जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक वर्चुअल चीज है एक हार्डवेयर के अंदर। तो आपके मेरे को लगता है कि हमें डेफिनेटली जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उन पे कमांड होना जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं कि हम एक छोटा सा, अब दुनिया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई है, आपस में मिलके अमेरिका और इंडिया और यूरोप जो भी या फिर हम चाइना से कम्पीट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई है। अब एक छोटे से विलेज के जैसे ही ये पूरा दुनिया हो गई है। तो मटेरियलिस्टिक चीजों को हमको सीखना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में जो हमारी कोर वैल्यूज है, जो हमारी अपनी शिक्षा का जो हमारा दर्शन रहा है कि लाइफ को समझने का, किस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं, क्या हमारी जिंदगी का मकसद है, मेरे ख्याल से उसको हमको कोर में रखना पड़ेगा अपनी शिक्षा पद्धति के, और उसके चारों तरफ फिर और चीजों को बिल्ड करना। जी जी जी, काफी अच्छा आपने बताया। अजय जी आप कंटिन्यू कीजिए। मेरा जी थैंक यू मैम। मेरा सवाल आशीष जी से ही है। एक्चुअली सर से मैं पहले पूछ चुका था। तो आशीष जी जैसे कि मतलब आपका क्या विचार है कि आजकल मतलब इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी, इतनी सारी सुविधाएं हैं एजुकेशन के सेक्टर में, चाहे टीचर्स हैं या फैसिलिटीज हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टेट्स में या राज्यों में लोग फिर भी अशिक्षित रह जाते हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे प्लान है। तो ऐसा खास कारण क्या हो सकता है आपकी नजर में? बेशी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बहुत सारी फैसिलिटीज है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो जगह जगह में स्कूल खुले हुए थे। हर एक ग्राम सभा में आपको 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे प्राइमरी स्कूल्स खुले हुए हैं, और जिनको की बाद में गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स कम हो गए। फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने की 6th 7th 8th के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया। मुझे लगता है कि इसका मेन रीजन ये है कि जो प्रायोरिटीज है बेसिकली जो फैमिली की या जो स्टूडेंट है, जो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है शिक्षा में, उसको वो चीज दिखाई नहीं देती कि उससे उसका क्या आगे उसको क्या मिलने वाला है। वो जिस टाइप का एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है उसको ये समझ में नहीं आ पाता कि मैं इसको हाई स्कूल पास करने के बाद मैं करूंगा क्या, या उसको इस टाइप का मोटिवेशन नहीं मिल पाता है अपनी फैमिली से या अपने जो उसकी जो सोसाइटी है कि जो उसको एक एग्जाम्पल सेट करके दिखा सके कि अगर आप एजुकेशन से इस लाइन को जाएंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन है। मेरे ख्याल से पहाड़ में रहने वाला जो बच्चा है वो हाई स्कूल पास करके जैसे भी हाई स्कूल पास करके और फिर फौज में भर्ती होने की कोशिश करता है कि मैं कैसे भी एक बार हाई स्कूल पास हो जाए तो फिर मैं फौज में चले जाऊंगा, या फिर शहरों में उतर के नीचे पहाड़ से उतर के होटल की जॉब पकड़ना शुरू करता है, या फिर फैक्ट्रियों में जाके काम करना शुरू करेगा। क्योंकि एजुकेशन एक गाइडेंस के जैसे या एक विजन नहीं क्रिएट कर रही है विद्यार्थी के अंदर कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं इस एजुकेशन को पूरा करूंगा तो मैं मेरे जो सपने हैं मैं उनको पा सकता हूँ, और कैसे मैं उनको, पहले तो सपना क्या है वही बच्चों के माइंड में क्लियर नहीं कि हमको करना क्या है। बच्चे 11th में है, 12th में है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 12th पास करने के बाद मैं करूंगा क्या। तो मेरे को लगता है कि फैसिलिटीज हैं डेफिनेटली, और जैसे कि उत्तराखंड एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है कि इतनी फैसिलिटीज थी कि बाद में गवर्नमेंट को स्कूल्स को बंद भी करना पड़ा क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं रहे उन स्कूल्स में। लेकिन मेरे को लगता है कि जो कोर है एजुकेशन का, कि आपको बच्चे को इस तरीके से तैयार किया करें कि उसके अंदर एक विजन क्रिएट करें कि उसको लाइफ में क्या बनना है अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, और फिर उस विजन को फॉलो कर सके, उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करके कि वो अपने अंदर ही से उसके अंदर एक फायर हो कि वो अपने विजन की तरफ बढ़ सके। मेरे ख्याल से उस चीज की कमी है, और इसके चक्कर में बहुत सारे लोग जो है आधे रास्ते में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, या कुछ और ज्यादा अट्रैक्टिव चीज उनको रास्ते में मिल जाती है और उस तरफ बढ़ जाते हैं। ये मुझे लगता है कि मुख्य कारण। जी जी सर प्लीज। मैं आशीष जी की बात को थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ।
हम 2-1 साल पहले उत्तरायणी की तरफ से पहाड़ गए थे और 3-4 कॉलेजेस में हमने बच्चों को एड्रेस किया। बच्चों से मैंने पूछा, असेंबली में प्रिंसिपल भी थे, तो बीएससी एमएससी के बच्चे थे। हमने पूछा बच्चों से, 200-300 बच्चों की गैदरिंग, बेटा तुम क्या करना चाहते हो, मतलब तुमने बीएससी में क्यों एडमिशन लिया, एमएससी में क्यों एडमिशन लिया। उस पूरी गैदरिंग में एक बच्चा जवाब दे पाया कि उसने एमएससी में एडमिशन क्यों लिया। तो मतलब इट वाज सो शॉकिंग कि वो एक सिर्फ ये कि बस बीए करना है, एमए करना है, बीए करने के बाद फिर एक एमफिल करना है, पीएचडी करना है, एमएड करना है, वो एक कल्चर बन गया है। उसको पता ही नहीं है मैं क्यों कर रहा हूं ये, बट उसके बाद वो एग्जाम देना शुरू करेगा। तो ये बिल्कुल आशीष जी ने ठीक कहा, उनको मालूम ही नहीं होता कि उनको करना क्या है। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब चीज है जो हम लोगों को करनी चाहिए, काउंसलिंग, एंड टू फाइंड आउट व्हाट आर उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका इंक्लिनेशन क्या है। क्योंकि मैंने भी बहुत लेट मुझे समझ में आया कि मैं आर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता था और 9वीं में साइंस ले ली। तो उसमें क्या होता है, देयर आर चांसेस यू बिकम ए कंप्लीट फेलियर। तो उस जमाने में काउंसलिंग या ये कोई होता नहीं था हेल्प करने के लिए, पेरेंट्स कहा करते थे, लेकिन बच्चा कहाँ पेरेंट्स की सुनता है। देयर हैज टू बी समबडी, तीसरा आदमी होना चाहिए जो बच्चों को गाइड करेगा कि बेटा ये इसमें इसका इंक्लिनेशन एटीट्यूड है, somebody to spot that attitude in him. बीच में आवाज कट गई शायद। यशोदा मैम आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, अगला क्वेश्चन लोकेश सर जी मेरा आपसे ही है कि आपको क्या लगता है कि सरकारों के साथ साथ स्कूलों की जो दशा है उसमें अभिभावक जो है हमारे पेरेंट्स, उनकी भी जिम्मेदारी है? मैडम, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं इस बात में कि ज्यादा जिम्मेदारी अभिभावकों की है जी, क्योंकि बच्चा ज्यादा टाइम घर पे बिताता है अपने पेरेंट्स के साथ जी। और अब थोड़ा सीरियस टोन पे मैं बात कर रहा हूं कि हमारे प्रीचिंग और प्रोफेसिंग के बीच में जितना कम डिफरेंस होगा हमारा बच्चा उतना बेटर होगा। हो क्या रहा है, वी प्रीच समथिंग, वी प्रोफेस ए डिफरेंट थिंग। हम बच्चे को अगर अच्छे संस्कार देंगे, उसको ईमानदारी, मेहनत, डिसिप्लिन की बात तो हर कोई करेगा कि बेटा ऐसा करो करो, वैसा करा करो, लेकिन बच्चे जो हैं वो नकल मारते हैं। they follow the footprints of their parents। स्कूल में तो टीचर के साथ वो 45 मिनट बिता रहा है, फिर दूसरा टीचर है, तीसरा टीचर है, चौथा टीचर है। तो इसमें ज्यादा जो जिम्मेदारी है अभिभावकों की है। और मेरा अपना तजुर्बा ये है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को जितना अच्छा गाइडेंस और संस्कार देते हैं, उनके बच्चों, वो बच्चे जिंदगी में उतने ही सक्सेसफुल तो नहीं मैं कहूंगा, अच्छा जीवन यापन कर पाते हैं वो। क्योंकि सक्सेस के अपने अलग पैरामीटर्स हैं, सक्सेस के अलग पैरामीटर्स हैं। सक्सेस इज ए मटेरियल टर्म। तो उनका वो अच्छा जीवन यापन कर पाते हैं, उनका व्यवहार अच्छा रहता है, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स बेटर रहती हैं, जिसको आजकल सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं। और काफी संस्थाएं जो सॉफ्ट स्किल्स भी आजकल पढ़ा रही हैं। बल्कि आजकल जो है आईक्यू से ज्यादा ईक्यू पे ज्यादा जोर है। जो मेरे ख्याल से ऑफिसेस में भी जो आजकल असेसमेंट होता है, उस पे ईक्यू पे बहुत ज्यादा जोर होता है। वो ईक्यू बच्चा परिवार से सीखता है और संस्थापक ये अभिभावकों से सीखता है। तो प्रिंसिपल और टीचर्स, और दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगा, अगर बच्चे में इंप्रूवमेंट होगा तो उसके टीचर को भी अच्छा लगता है, उसका भी मनोबल ऊपर होता है। स्कूल के बच्चे अगर ज्यादा संस्कारी होते हैं तो स्कूल प्रिंसिपल और जो टीचर्स हैं उनका मनोबल ऊपर जाता है। बच्चे बिगड़े होते हैं, मेरी वाइफ टीचर है तो मैं देखता हूँ कितने परेशान बच्चे होते हैं, तो बच्चे को भी। तो इसमें तीनों का रोल है, जी जी। प्रिंसिपल का भी जो कि टीचरों को उस तरह से गाइड करेगा, टीचर्स का रोल
जो बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, और पेरेंट्स का रोल जिनको बच्चे कंप्लीटली फॉलो करते हैं। तो तीनों का ही रोल है, और डेफिनेटली तीनों का रोल है। जी जी सर। अगला क्वेश्चन आशीष जी मेरा आपसे है कि गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति है, जी। क्या आज की जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उससे बेहतर है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका मैं अगर एक लाइन में जवाब दूं तो मेरे हिसाब से मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि डेफिनेटली मेरे को लगता है कि गुरुकुल पद्धति है जो आधुनिक जो हम शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं, जो स्कूल सिस्टम है, कॉन्वेंट सिस्टम है या मिशनरी स्कूल्स हैं, मेरे ख्याल से उन सब से, या फिर आजकल जो जगह जगह स्कूल, पब्लिक स्कूल और खुले हुए हैं, उन सब से मेरे ख्याल से गुरुकुल सिस्टम एक बेटर सिस्टम है। अगर हम गुरुकुल सिस्टम की बात करते हैं तो गुरुकुल सिस्टम का मतलब सिर्फ रेजिडेंशियल या बोर्डिंग स्कूल से मेरा मतलब नहीं है, लेकिन अगर गुरुकुल सिस्टम की बात करें कि जिसमें कि 25 साल 24 साल एक विद्यार्थी को परखा जाता है, उसको देखा जाता है कि उसकी एबिलिटीज क्या है, उसके स्किल्स मतलब किस डायरेक्शन में वो बेटर कर सकता है, उस हिसाब से उसको आगे ट्रेन किया जाए, तो मुझे लगता है कि उससे बेटर कोई सिस्टम हो नहीं सकता। और आने वाले टाइम में मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे करके हम उन चीजों को वापस पिक करना शुरू करेंगे जो कि हमारे पास की बेटर चीजें रही। आधुनिक शिक्षा में हम पढ़ रहे हैं कुछ टाइम, जैसे कि अभी भाई साहब ने भी बताया कि बिल्कुल सही कि आप एजुकेशन तो दे सकते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो वैल्यूज है, वो आप कैसे देंगे। एक 45 मिनट अगर कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है किसी स्कूल में जिसमें कि 40-50 बच्चे बैठे हुए एक क्लास में, उसमें आप कैसे वैल्यूज एक स्टूडेंट के अंदर डाल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर ऊपर अब हम एक और स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि वर्चुअल क्लासेस, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम रिमोटली एजुकेशन देंगे बच्चों को। तो मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप का जो एक इमोशनल टच है बच्चे के साथ, या जो आपकी वैल्यूज हैं, उनको आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसके लिए आपको शिक्षक को, जो गुरु है और जो शिष्य है, उनको आपस में एक पर्टिकुलर, मेरे को लगता है कि एक टाइम फ्रेम में उनको एक टाइम बिताना चाहिए साथ में। और गहलोत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो बच्चे हैं वो आप उनको कुछ भी ज्ञान दे दो, शिक्षा दे दीजिए कि हमको चोरी नहीं करनी या हमको झूठ नहीं बोलना, लेकिन वो कॉपी करते हैं कि वो देखते हैं कि उनके आस में कैसा है, उनके क्या बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है, उसको कॉपी करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है उनके सब माइंड से। तो उसके साथ जब कोई शिष्य रह रहा है और अपने गुरु को देखता है कि वो उसका क्या चरित्र है, या किस तरह से वो जी रहा है, या क्या उसकी वैल्यूज है, तो मेरे ख्याल से वो बिना कुछ सिखाए हुए ही काफी चीजें जो शिक्षक, जो विद्यार्थी, तो गुरुकुल पद्धति से बेटर मेरे को लगता नहीं है कि कोई दूसरा सिस्टम अवेलेबल है। जी जी। अजय जी, जोशी जी, आपके पास कोई क्वेश्चन है? थैंक यू मैम, थैंक यू यशोदा जी। जी जी। मेरा सवाल सर गैरोली जी आपसे होगा। जो उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी शिक्षा और स्तर को, मतलब जो हमारे पहाड़ में है, खासकर मैदानी क्षेत्रों में जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है या जिस तरीके का वहाँ का सिस्टम है, वो सिस्टम या वो व्यवस्था अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें पहले तो सवाल ये कि क्या ये संभव है, और दूसरा किस प्रकार की समस्याओं से हमें जूझना पड़ेगा। अजय जी, आज के टाइम में बच्चों को आईटी के माध्यम से आधुनिकतम तकनीक से पढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी जो आशीष जी बोल रहे थे कि बच्चों को गुरु के सानिध्य में रहना पड़ेगा अगर उनको हायर वैल्यूज लाइफ की सीखनी हो, लेकिन वो बात हम जब कर रहे हैं वो ज्ञान की बातें हैं, और हम जो चीज कर रहे हैं वो शिक्षा की बात है। इस एजुकेशन में और मतलब है ना, तो मतलब अपने लिमिटेशन, अपने लिमिटेशंस के साथ, लिमिटेशंस ये हैं कि जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पे, मतलब अगर हम गुरुकुल बना पाए तो उससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो हमारे सपनों का भारत होगा। जी जी। लेकिन आज के परिवेश में, आज के माहौल में, आज जिस हिसाब से देश और दुनिया चल रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हम, मतलब जो हमारी अभी कोशिश है वो ये है कि पहाड़ के बच्चों को शहर के बच्चों जैसी सुविधाएं मुहैया कैसे कराई जाए।
कितनी हम करवा सकते हैं, हम उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, जो मैं अपने अभी पीछे किसी प्रश्न के जवाब में बता चुका हूं। आजकल जो पहाड़ में बच्चा है और जो अमेरिका में बच्चा है वो बराबर जुड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू। मतलब मैं नोएडा या दिल्ली में बैठ के हमें कम जानकारी है, पहाड़ के बच्चे को ज्यादा जानकारी है। मुझे ये नेट पे ये कनेक्ट करना भी नहीं आ रहा प्रॉपरली, क्योंकि उसमें जो है वो ही इज बेटर एट इट। तो कोई भी आदमी कहीं से भी कर सकता है, जहां तक शिक्षा की बात है। ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ज्ञान तो एक मतलब बहुत बड़ा टर्म है। मतलब सिर्फ एक सक्सेसफुल होने के लिए, आपने पढ़ाई लिखाई के लिए और नौकरी तक के लिए, उसके लिए हम शिक्षा कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें बच्चों को गांव में, उसके लिए सबसे पहले क्या है, आपको गांव गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आपको क्रिएट करना पड़ेगा गांव गांव में। हो सकता है आप घर घर तक ना ले जा सकें, लेकिन जो ग्राम पंचायत है या जो पंचायत घर वगैरह है, और या गांव में कोई एक जगह पे, आप उस पॉइंट तक तो हमें ले जाना पड़ेगा। और बच्चे जो हैं वो एजुकेशन सेंटर उसको हम बना सकते हैं कि पूरे गांव के बच्चे, या आसपास में 2-4 गांव हैं, वहां के बच्चे वहां पे आ जाएं। और क्योंकि ओएफसी नेटवर्क से कनेक्टिविटी थोड़ी बेटर होती है और सिग्नल थोड़े स्ट्रांग रहते हैं। तो हाँ, अभी जैसे आजकल ये चल रहा है, ये जियो वाला चल रहा है, बल्कि मेरे साथ में एक हमारे जुड़े हुए, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो यूपी वेस्ट के हेड हैं जियो में। तो वो कह रहे थे अगर उत्तराखंड में कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना, मैं अपने काउंटर पार्ट को बोलूंगा और हम देखेंगे क्या मदद कर सकते हैं। वो हमारी संस्था में जुड़े हुए हैं, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम, अगर हमारे पास फाइबर नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आ गया, और बच्चों को हम कंप्यूटर, टैबलेट, उन बच्चों को लेटेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं और वर्चुअल मीडियम से। और ये आज की डेट में एक जरूरत बन चुकी है। अब ये कैसे हो सकता है, मैं इस फोरम के माध्यम से पूरे उत्तराखंडियों से एक अपील करना चाहता हूं, जो 2-4 दिन पहले मेरे दिमाग में आई थी और मैं अपने ग्रुप में भी बात कर रहा था। इस फोरम में मैं इसलिए कह रहा हूं, ये एक मूवमेंट में क्रिएट करना चाह रहा हूं इस फोरम के माध्यम से। हम लोगों के पास स्मार्टफोन्स होते हैं, हम साल 2 साल में उसको चेंज कर देते हैं, नया फोन ले आते हैं, क्योंकि हम थोड़े समर्थ लोग हैं। तो हम लोग जो सेकेंड हैंड हो जाते हैं फोन, जिनको हम अब इस्तेमाल नहीं करते, किसी ड्रॉअर में डाल देते हैं, न इस्तेमाल करते हैं न फेंकते हैं, तो उन फोन्स को हम एक ऐसी संस्था बनाएं जो उनके वहां से कलेक्ट करे लोगों से। एक अपील होनी चाहिए नेट के ऊपर या किसी के भी फेसबुक अकाउंट में, या जो भी है, मैं करने की सोच रहा हूं कि भाई हमारी ये संस्था है, हम आपसे कलेक्ट करेंगे। तो अलग अलग लेवल्स पे लोग कलेक्ट करें, अलग अलग सेंटर्स में, और जहां जहां पहुंचाने पहुंचाए जाएं, क्योंकि वो हमारे लिए कोई फायदे के नहीं। इसी तरह कंप्यूटर में मैं देख रहा हूं, मेरी भी 2 बेटियां हैं, वो मेरे ख्याल से हर 2-3 साल में अपना कंप्यूटर चेंज कर देते हैं। नया मॉडल आता है आईफोन में, उनको वो चाहिए होता है। तो अगर पुराने हमारे वो हैं, उसको रिपेयर करके हम कंप्यूटर भी उस बैंक में दे सकते हैं। और इसी माध्यम से मैं एक और चीज कह रहा हूं सब लोगों को, कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, आप भी जाइए उसमें, एक रोहित गांधी करके है आदमी। उस वीडियो में ही इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन एंड ही हैज मेड अ यूनिवर्सल अपील कि जिसके पास भी सेकेंड हैंड अनयूज्ड कंप्यूटर है वो हमें बताइए, हम वहां से कलेक्ट करवा लेंगे। रोहित गांधी ने लिखा है कि मैं 23,000 कंप्यूटर लोगों को दे चुका हूं। 23,000 कंप्यूटर लोगों को दे चुका हूं। करना क्या होता है, आप जब कंप्यूटर की उनसे डिमांड करेंगे, अब मुझे मालूम नहीं वो कैसे होगा, क्योंकि मेरे को उतना टाइम नहीं मिला, मैं उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाया। तो हम भी इस किस्म की संस्था बना सकते हैं। हमारे भी उत्तराखंडी भाई यहां से लेके, अमेरिका से लेके, जापान से लेके दुनिया भर में हैं, दिल्ली में हैं, मेट्रोज में हैं, और हमारे बच्चे मोबाइल्स भी चेंज करते रहते हैं, ये भी चेंज करते रहते हैं। तो क्या हम उन मोबाइल्स को, उन लैपटॉप्स को, पुराने को एक इकट्ठा करके उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, जो हु आर डिप्राइव्ड, हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, क्या हम उनको नहीं दे सकते हैं? तो मेरा ये सोचना है कि अगर हम उनकी उन जरूरतों को पूरा कर सकें तो हम वहां के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं।
जी इस सर। किस्म की एक मुहिम चलाई जाए, इस किस्म की एक मुहिम चलाई जाए। जी जी सर, आपने मतलब जिस तरीके से इसमें इसमें अगर मैं बात कहूं तो हर अगर हम प्रयास करें तो संभव है। बहुत सारे साथियों का यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है, जैसे हम लोग भी यहाँ पे हम लोग तो मेट्रो सिटी में बैठे हैं, आशीष भाई जी गांव में बैठे हुए हैं, और आशीष भाई जी का शायद नेटवर्क हम लोगों से बेहतर काम कर रहा है। मैं ये अपने व्यूअर्स को या अपने साथियों को बताना चाह रहा हूँ, डेफिनेटली नेटवर्क का एक बड़ा प्रॉब्लम है, और ये मतलब इंडिविजुअल आप और मैं इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। इसमें जैसे गहरालो जी ने बताया कि उनके साथ जियो से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं साथ में, तो डेफिनेटली जिन जिन साथियों की जहां जहां क्षेत्र में समस्या है और उनको ये लगता है कि यहाँ पे जियो का नेटवर्क पहुंचा हुआ है, केबल पहुंची हुई है, तो डेफिनेटली उसकी समस्याओं को भी हम आगे रख सकते हैं। प्लेटफॉर्म यही है, हम लोगों का प्रयास भी यही है कि जो हमारी समस्याएं हैं उसको हम, चाहे सरकार है या जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उन तक पहुंचाएं, और वो जो भी अपनी बीच की अड़चन है उनको दूर करें। हम भी चाहते हैं काम करना, लेकिन डेफिनेटली नेटवर्क नहीं होगा तो हम कैसे प्रयास कर पाएंगे। यहीं पे अगर नेटवर्क नहीं आएगा तो हम ये चर्चा नहीं कर सकते आज की डेट में। तो ये बेस है, ये जरूरत है, और इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जहां तक मेरी जानकारी है, नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी इस चीज को काफी पुश किया है डिजिटल इंडिया के लिए, और बहुत जल्दी ये जो नेटवर्क की समस्याएं हमारे पहाड़ों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी आती है, इसको भी जल्दी सॉल्व किया जाएगा। जी बिल्कुल, आशीष जी कह रहे हैं कि व्यूअर्स कह रहे हैं आशीष जी काफी मतलब सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि उनके पास अच्छा नेटवर्क आ रहा है इस समय। काफी लोगों के पास नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इसमें नेटवर्क को भी बूस्ट किया जाता है। आपके पास अगर मोबाइल नेटवर्क है तो इसको भी बूस्ट किया जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो वो टेक्नोलॉजी हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर किसी गांव क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क है और उनको नेटवर्क इंटरनेट की व्यवस्था चाहिए वहां पे, तो शायद वो हम लोगों से या हम बहुत जल्दी इस नेटवर्क की समस्या के ऊपर अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है हम नेक्स्ट वीक इसी पे चर्चा करेंगे कि ये जो समस्याएं, इन समस्याओं को हम अपने स्तर पे, सरकार तो जो करेगी करेगी, नहीं करेगी तो नहीं करेगी, लेकिन हम अपने स्तर पे किस तरीके से उनको ठीक कर सके, हम इस पे डेफिनेटली बात करेंगे। आशीष जी, मेरा मतलब ये थोड़ा सा गवर्नमेंट से संबंधित ही है, लेकिन सवाल आपसे है, जो गवर्नमेंट की शिक्षा नीतियां, अभी हमारी नई शिक्षा प्रणाली भी लागू होने वाली है, ये बातें तो हो जाती हैं, लेकिन उस पर जो ग्राउंड लेवल है ठीक से मतलब कार्य नहीं होता। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ और सभी व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग स्कूल की समस्या बताते हैं, हम लोग टीचर की समस्या भी बताते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आपके स्कूल को चलाने के लिए, आपके स्कूल को चलाने के लिए ही एक कमेटी डिफाइन की जाती है सरकार की ओर से, और जिसमें आप लोग ही होते हैं, जिसमें आपके ही अपने पेरेंट्स हैं, आपके ही अपने उस क्षेत्र के लोग हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस शिक्षा के स्कूल को बेहतर ढंग से चलाएं। उनको प्लान आना चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए, तो आप लोगों को उनसे भी सवाल करने पड़ेंगे। ये सरकारी व्यवस्था तो है, लेकिन आशीष जी, आखिर ये ग्राउंड लेवल पे या इन पे अमल क्यों नहीं हो पाता, ये आपसे सवाल है। बेसिक थोड़ा सा अपने सवाल को एक बार दोबारा पूछिए। जो सरकारी, जो गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं हैं वो आती तो हैं, शिक्षा नीतियां भी आती हैं, लेकिन इन पे काम अमल नहीं हो पाता, मतलब ग्राउंड लेवल पे जो चीजें होती हैं इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। इनका मुख्यतः कारण आपको क्या लगता है, क्योंकि आप गांव में बैठे हैं और आपने चलाया भी है, तो आपको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, मतलब हमें लगता है, और आप ये जानकारी शेयर करें जी। जी वैसे आपने सही बोला कि पॉलिसीज बनती हैं एक बड़े लेवल पे, ऊपर टॉप लेवल पे, और फिर उनको नीचे ग्राउंड लेवल तक ले जाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको उन जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने फॉर्म की है, जो उनकी एक हाई लेवल कमेटी होगी जिसमें कि बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने कि काफी रिसर्च के बाद और काफी एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने वो पॉलिसी फॉर्म की है। लेकिन जब उस पॉलिसी को नीचे उतारने का काम होता है, तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उसको जमीनी स्तर पे उसको करने वाले लोग हम लोग ही हैं, जो हमारे गांव के जो लोग हैं, ये जो अध्यापक हैं, लोकल
है यहाँ के, या जो बीईओ ऑफिस है, या फिर जो शिक्षा अधिकारी के जो ऑफिस है पौड़ी में, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कहें, तो वह उस लेवल पे ही मेरे को लगता है कि कमियां होती है। एक तो क्लियरिटी मेरे ख्याल से नहीं पहुंच पाती ऊपर से नीचे तक कि हम क्या डिलीवर करना चाहते हैं। अकाउंटेबिलिटी मेरे ख्याल से उसमें डिफाइन नहीं रहती है कि कौन टीचर की क्या अकाउंटेबिलिटी है कि कितने स्टूडेंट को अगर उसने मतलब कि क्या पैरामीटर्स हैं कि आप चेक कर पाए कि जो आपने पॉलिसी बनाई है उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पे वो मिस हो जाता है, और फिर हम एक खाना पूर्ति टाइप का करना शुरू कर देते हैं, या फिर कागजों में हम दिखाना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेनिंग है तो हमने पेपर में दिखा दिया कि ट्रेनिंग हुई, सब गैदरिंग हुई, लेकिन क्या उस ट्रेनिंग में क्या डिलीवर हुआ, क्या उसका इम्पैक्ट था, क्या उसका फॉलोअप था। मेरे ख्याल से वो मैकेनिज्म की का गैप है। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कुछ कमियां हैं। कमियां सिर्फ ये है कि इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो जो हम लोग ही हैं इम्प्लीमेंट करने वाले, हम लोगों के बीच में ये कमियां, मेरे को लगता है कि उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। कुछ सरकारी स्कूलों में मैंने देखा है कि ऐसे अध्यापक भी हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही लगन से और अपने दिल से वो जो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर मैंने साथ में ये भी देखा है कि और उनके आसपास के मेजोरिटी में ऐसे अध्यापक भी होते हैं जो उनकी टांग खींचना शुरू कर देंगे कि भाई तुमको कुछ ज्यादा ही सैलरी मिल रही है, जो तुम्हें अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो। तो ये मेरे को लगता है कि सोशल एक जो एंगल है उसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। जो पेरेंट्स हैं, जो आपने जैसे बताया कि अध्यापक का जो पीटीएम जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता है स्कूल में, मेरे को लगता नहीं है कि गांव के लेवल में इतना ज्यादा जो पेरेंट्स हैं वो कनेक्ट होते हैं स्कूल्स में, या फॉलोअप करते हैं, या फिर जानने की कोशिश करते हैं कि स्कूल में क्या नया चल रहा है, या फिर स्कूल के क्या विजन है, क्या कैसे वो बच्चों को आगे पढ़ाना चाह रहे हैं, या कौन उनका जो पेरेंट है वो। मेरे को लगता नहीं है कि स्कूल में जाके, बहुत कम ही ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि स्कूल में जाके टीचर्स के साथ फॉलोअप करते हैं कि उनका जो बेटा या बेटी है वो किस सब्जेक्ट में वीक है या किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं। बिल्कुल। तो ये एक फेलियर जो है, मेरे को लगता है कि फेलियर को हमको अपने ऊपर लेना चाहिए। जब तक हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक हम दूसरे को ब्लेम करके कुछ मिलने वाला नहीं। बिल्कुल सर, ये आपने सबसे बड़ी बात कही कि जिम्मेदारी जब तक, मतलब कोई भी है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे टीचर है, चाहे अभिभावक है, जिम्मेदारी नहीं लेते। अब जिम्मेदारी चाहे वो एक अभिभावक भी लेना चाहे तो वो व्यवस्था वहां पे चेंज होती है, टीचर भी लेना चाहे। अभी कुछ टाइम पहले अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़े थे भास्कर जोशी जी, बहुत ही अच्छा और बहुत इतना मेहनत का काम कर रहे हैं कि पहाड़ों में बच्चे कम हो रहे हैं लेकिन उनके स्कूल में प्राइवेट स्कूल से छोड़ के बच्चे आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी लोग हैं जो कि बदलाव ला रहे हैं और अपने स्तर पे प्रयास करते हैं। यशोदा मैम। जी जी, अगला जो क्वेश्चन है मेरा लोकेश सर जी आपसे है कि आज का जो ग्रामीण क्षेत्र का उत्तराखंडी युवा है वो शहर के जो छात्र है उनका मुकाबला करने के लिए उसको हीन भावना महसूस होती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, आपका प्रश्न जी सच में दिल को छूने वाला है। थैंक यू सर। मैंने मैंने बताया बाद में गैस अथॉरिटी में, तो मैंने उत्तराखंडी जो बच्चे देखे इस 40 साल में, जी जी, उसमें मैंने महसूस किया कि गांव से आया हुआ बच्चा देश के किसी अन्य इलाके के बच्चे से किसी भी तरह से कम नहीं है। जी जी, लेकिन इंग्लिश की वजह से वो हीन भावना महसूस करता है, हीन भावना का शिकार रहता है। उसे समझ भी आती है इंग्लिश, वो इंग्लिश लिख भी सकता है लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाता, वो एक हैंडीकैप रहता है। और वो उसका कैरियर में भी, अब मैं आपको दूसरी एक बात बताऊं, इंग्लिश ऐसी चीज हो गई है, मान लीजिए वहां का इंजीनियर भी आया या वहां से एक डॉक्टर भी बना या कोई भी है, अगर एक डॉक्टर को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है ना तो वो बहुत लोगों को इंप्रेस कर लेता है, उसका बिजनेस बहुत बढ़ता है, उसकी क्लाइंटेल बहुत बढ़ती है। मतलब एक इंग्लिश अब ऐसी चीज हो गई है, इंजीनियर जो है अगर बहुत अच्छा इसके इंग्लिश आती है, मैंने अपने गेल में देखा है, तो वो बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस बोल लेता है, बहुत फ्लुएंसी के साथ अपने सीनियर्स को वो कन्विंस कर लेता है, उनको बात मनवा लेता है एंड ही गेट्स बिग बूस्ट इन हिज कैरियर। तो वहां का बच्चा चाहे वो मतलब एकेडमिशियन है, टेक्नोक्रेट है,
ब्यूरोक्रेट है, अगर उसकी इंग्लिश बढ़िया हो तो ही कैन मेक बिग एडवांसमेंट्स इन हिज लाइफ। अच्छा, और जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये मैंने महसूस किया कि हमारे जो बच्चे पेंट्री में काम कर रहे हैं वो हमारे दफ्तरों में जो रिसेप्शनिस्ट हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनसे ज़्यादा वो देखने वाले में भी दे आर मोर हैंडसम, मेहनती भी ज़्यादा हैं, ईमानदार भी ज़्यादा हैं, लोग पसंद भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन एक ही कमी है, इंग्लिश। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इंग्लिश में और कंप्यूटर में इसमें स्तर का कौशल विकास कुछ है, तो उस किस्म की चीजें। और जो मैं शुरू में भी था, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आईटी सेक्टर के, तो मैं उनसे यही बात कर रहा था कि क्या हम उत्तराखंड के बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं। 11वीं 12वीं का बच्चा है, 1 घंटे के लिए मान लीजिए वो अपने कंप्यूटर लैब में जा रहा है। अब वहां दिक्कत दूसरी क्या है कि वो कंप्यूटर लैब में जो है 10 में से 2 कंप्यूटर काम कर रहे होंगे और एक रेगुलर कंप्यूटर टीचर नहीं होगा। तो खैर वो डेफिशिएंसीज हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। और सबसे पहली बात ये कि हमें लिप सिंपैथी से आगे सेक्रीफाइस वाले लेवल पे आना पड़ेगा। वी हैव टू मेक कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। अभी क्या है कि हम लोग ना या तो बिजनेस वाले के पीछे भाग रहे होते हैं कि यार कुछ पैसे कुछ आप दे दो तो हम ये काम करते हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए? हमारे सिख भाई जो हैं पूरे हिंदुस्तान में गुरुद्वारों से इतने बड़े बड़े लंगर चलाते हैं, और यहाँ से हम उत्तराखंड में बद्रीनाथ तक आदमी जाता है, कहीं एक जगह पे कोई ऐसी चीज नहीं दिखती। मुझे कुछ लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा अब आगे आना चाहिए, फाइनेंस के टर्म में अब हमें सोचना चाहिए। लिप सिंपैथी और सिंपली सिंपैथी, उससे बाहर निकलना होगा। तो हमें क्या करना है, अभी एक गांव में, छोटी सी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक गांव में मान लीजिए 40 परिवार हैं, 35 परिवार तो समृद्ध हो गए आज की डेट में, 5 परिवार रह गए वहां जो बेचारे आज की डेट में जिनके भरोसे हम गांव जा रहे हैं, जिनके भरोसे हम वहां रह रहे हैं, जिनके भरोसे पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है या जो भी फार्मिंग हो रही है, आज जो मतलब जो रिवर्स माइग्रेशन उन्हीं की वजह से कर पा रहे हैं हम। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो वहां जा भी नहीं पाते, बाघ और रीछ और ये सब हो रहे होते। तो हम जो समृद्ध लोग हैं 35 बाहर, ये लोगों को मिलके उन लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। सरकार की तरफ कम झांकना चाहिए, क्योंकि सरकार की अपनी लिमिटेशन है, वो पूरे उत्तराखंड के लिए नहीं कर सकता। लेकिन वहां के एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? 1500 रुपए महीना। क्या ये 35 आदमी जो बाहर हैं वो उन 5 परिवार जो पीछे रह गए उनको अपने आप से आगे नहीं देख सकते? मैं उन टर्म्स में हमेशा सोचता हूँ, मैं हमेशा इन टर्म्स पे सोचता हूँ कि क्यों गांव में ऐसी हम लोग बाहर, क्योंकि अभी आज की डेट में क्या है कि लोग गांव में जा रहे हैं, गांव वाले हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हम गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर रहे, या तो हम सरकारी स्कीम के पीछे भाग रहे हैं, वो भी जा रहे हैं जी जी, सरकारी स्कीम तो वो भी कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे गांव में 2 किलोमीटर की सड़क नहीं है, ये 35 आदमी क्या 20 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते? यहाँ तो हर आदमी का करोड़ों रुपए के मकान है, करोड़ों रुपए के डिपॉजिट्स हैं, और हम हर चीज के लिए या तो किसी संस्था के बाद भागे रहते हैं कि फलानी संस्था पैसे देगी, ये संस्था पैसे देगी। हम लोग क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करते? तो मैं तो ये सोचता हूँ हम लोगों को एक डाटा बैंक बनाना चाहिए और अपील करनी चाहिए अपने लोगों से, 10% नहीं 5%, वी शुड कंट्रीब्यूट। तभी उत्तराखंड समृद्ध बनेगा, तभी वहां के लोग आपको एक्सेप्ट, हम लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। हाँ यार, ये हमारे बीच में से हैं। हम कह रहे हैं, सरकार ये नहीं कह रही, वो भी कह रहे हैं। उनमें से पढ़े लिखे लोग पता नहीं पिछले 25-30 साल से लगे हुए हैं कि मेरे गांव में सड़क नहीं है, मेरे गांव में नलका का पानी नहीं आ रहा, मेरे गांव में बिजली नहीं आती रेगुलर, मेरे गांव में कनेक्टिविटी नहीं है, वो भी कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ करने से क्या फायदा? हमारा काम ये है कि जो चीज नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, ओएफसी वाला कहता है यहाँ 20 लाख रुपए लगेंगे, क्यों ये 40 लोग इकट्ठा नहीं कर सकते पैसा? 1 लाख रुपए देने में, 50,000 रुपए में देने में क्या परेशानी है? देश विदेश में घूम रहे हैं, आधे हमारे लोग जो है अमेरिका में, जापान में, कनाडा में रह रहे हैं। पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि हम सरकारों के पीछे कम भागें, अपने लोगों को ज्यादा जोड़ें और वहां के लोगों को बताएं, हाँ हम तुम्हारे लिए योगदान करना चाहते हैं, तुम्हारे कामों में, तुम्हारी परेशानियों में हम अपना फाइनेंशियल योगदान करना चाहते हैं, शारीरिक रूप से तो उनको करना है। तो मैं मतलब संक्षेप में ये कहूंगा
कि वो वक्त आ गया है जब ये उत्तराखंडी जो कौम है हम, अब आप पास देखो, अजय जी को तो मालूम है, आज से 30-40 साल पहले उत्तराखंडियों का एक मकान नहीं होता था दिल्ली में। आज आप यहां से पालम कॉलोनी है, वहां सारे उत्तराखंडी हैं, वसुंधरा है, इंदिरापुरम है, नोएडा जहां मैं रह रहा हूं, सारे उत्तराखंडी लोगों ने मकान बनाए यहां। तो हर आदमी समृद्ध है तभी तो वो मकान बना रहा है, हर आदमी समृद्ध है तभी तो अपने बच्चों को विदेश भेज रहा हो पढ़ने के लिए। लेकिन जब बात उत्तराखंड के लिए बात आ रही है तो आदमी 100 रुपए देने में भी जो संकोच कर रहा है, वो फिर सरकार के पीछे भाग रहा है। अरे सरकार से ज्यादा हम समर्थ है। अब आंदोलन ये होना चाहिए कि हम करेंगे, मतलब लोग अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करें और ये 10, 20, 50, 100 रुपए की बात ना करे आदमी। अब तो ये बात करे कि हर आदमी को हर महीने 5,000 रुपए देना है। जिसका जितनी सामर्थ्य है आप लगाओ हर आदमी पे कि हर आदमी को, इस आदमी की इतनी सैलरी है, 5,000 रुपए देना है, इसकी कम सैलरी है, इसको 1,000 रुपए देना है। लेट इट बी फिक्स्ड। और हमें उससे बाहर आना पड़ेगा, लिप सिंपैथी से बाहर आना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उत्तराखंड में हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए जाना पड़ेगा। जैसे अभी ये आशीष जी तो वहां रह रहे हैं, मेरे सुभाष डबराल से बात हो रही थी, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट करता है, ही इज विजिटिंग देयर रेगुलरली। आई हैड बीन टू कर्णप्रयाग 3 टाइम्स, वहां मैं रहा, कैंप किया, यहाँ से लोगों को लिया। अभी पिछले 1.5-2 साल से अभी मेरी संस्था नहीं बनी है, ट्रस्ट नहीं बना है, बन रहा है। आई एम स्पेंडिंग ऑल द मनी फॉर दैट। अभी तक मैंने किसी से कोई कंट्रीब्यूशन लेना शुरू नहीं किया। तो मैं ये कह रहा हूं हमें करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हम भी सरदारों जैसी कौम है, हम भी अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं पैसा देके। जैसे वो गुरुद्वारे में लंगर भी करते हैं और वहां सारे लोग भी रहते हैं, हम भी हैं। जी जी, वो हमें एक फीलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी लोगों को। जी सर। सर आपने एक सवाल लेना चाहूंगा यहाँ पे। आशीष जी आपके लिए दिनेश बिष्ट जी का ही है बेसिकली। आपने यूके के बच्चों की बात शायद मतलब आपने किया है, नासा के एस्ट्रोनॉट से लाइव करवाई थी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये मैं अपने साथियों को भी बताना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारा विषय था कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे क्या किसी से कम हैं? कोई किसी से कम नहीं है। ईश्वर ने सबको एक समान बुद्धि दी थी, बुद्धि दी है, लेकिन उसका प्रयोग हम किस तरीके से कर रहे हैं, ये समाज, ये माहौल हमें अपने बच्चों को, अपने उत्तराखंड के लोगों को देना पड़ेगा। जैसे कि अभी गैरोले जी ने भी बताया, सक्षम है तो हमें आगे आना पड़ेगा। तो आशीष जी कृपया इसके बारे में बताएं। जी बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम था, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं गांव आना मैंने शुरू किया था और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, तो हर एक के माइंड में ये रहता है कि मैं शहर की तरफ जाऊँ, दिल्ली जाऊँ या फिर देहरादून या फिर कोटद्वार जाके मैं कुछ ना कुछ करूँ, मैं आगे शहर जाऊँगा तब मैं कुछ कर पाऊंगा। ये माइंड में बच्चों के रहा। तो पहले साल हमने बच्चों को यहाँ से, मैं जो जिनको हम कंप्यूटर वगैरह सिखाते थे, उनको एक बच्चों का बैच को हम यहाँ से दिल्ली लेके गए। दिल्ली में हमने उनको पूरा दिखाया कि दिल्ली की लाइफ क्या है। आप इसको पहले सुबह से शाम तक ऑब्जर्व करो कि सुबह लोग भीड़ में ऑटो में भर के और बसों में भर के और मेट्रो में भर भर के जा रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ, और शाम को फिर उन्हीं मेट्रो और बस और ऑटो और उनसे वापस आ रहे हैं। और उनको एक एक्सपीरियंस दिया कि आप इसका पार्ट बनिए। आज के दिन आप ऐसा समझिए कि आप भी इनके जैसे जिंदगी जी रहे हैं। आप भी एक ऑटो में बैठिए, आप भी एक मेट्रो में बैठिए, आप भी एक बस में बैठ के देखिए कि क्या आप ऐसी जिंदगी कितने टाइम तक, आप कितने सालों तक आप इस जिंदगी को जी सकते हैं। क्या ये विजन है या आपको कुछ और विजन भी है, इससे आगे भी कुछ सोच सकते हैं। तो ये एक एक्सपोजर का एक पार्ट था। उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल पे हम उसको लेके गए। फॉर्चुनेटली किस्मत ठीक रही कि हमको ये मौका मिला, और हमारे गाँव के जो बच्चे हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी थे आसपास के और हमारे विद्यालय के भी जो बच्चे थे, उन्होंने जो होता है उसमें जो एस्ट्रोनॉट थे उनके साथ में लाइव अपने क्वेश्चन पूछे और वहां से उनको उसका आंसर मिला। तो ये एक था कि कोई जिंदगी में इम्पॉसिबल नहीं है जिसको कि आप अचीव नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप किया तो उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ एक किसी कंपनी में मैनेजर बन, मुझे लगता है कि मेरी 50 रुपए की सैलरी हो, और अगर वो मुझे क्या करूंगा, मेरी जिंदगी क्या खत्म हो, हम
हमको अपनी जिंदगी का जिसमें कि हमको एक सेटिस्फेक्शन रहे, चाहे वो 100 साल की है, उसमें मैं वो भी अपनी जिंदगी में के अंदर वो वैल्यूज डालना इस प्रोग्राम का एक पार्ट कि भी चीज को ऐसा मत समझिए कि बहुत बड़ी चीज है। और जब बच्चों ने अपने बात की तो मुझे उसके बाद मैंने उनके पेरेंट्स से भी बात की, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के तो समझ में भी शायद नहीं आया कि ये आया क्या हुआ थे, उनको भी उतना उस टाइम पे समझ में नहीं आया कि, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बीता गया कि उसकी क्या वैल्यू है, मेरे ख्याल से ये उस प्रोग्राम का मेन मकसद था कि हमको अपने और ऐसा टारगेट रखे करने के बाद हमारे अंदर कहीं ना कहीं बनता है। जी शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। गैरोला जी, ये सवाल आपके लिए है। जैसा यहाँ दिल्ली में कई स्कूल हैं जो ट्रस्ट चलाते हैं, क्या ये मॉडल उत्तराखंड में नहीं हो सकता? इस तरह के स्कूल काफी सस्ते होते हैं जहां गरीब भी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है और शिक्षा का भी स्तर बढ़िया होता है। जी नहीं, ट्रस्ट चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते, चलाने चाहिए। आज की डेट में मैं फिर ये बात बार बार कहूंगा कि लोग समर्थ हैं, लोग समर्थ हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, स्कूल चला सकते हैं। और अभी क्या है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तो हैं वहां, ऐसा नहीं है कि पहाड़ में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स नहीं है। आप मतलब आजकल तो एबंडेंट स्कूल हैं, इतने सारी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई स्कूल बंद कर दिए, वहां बच्चे ही नहीं है। तो वहां जो मेन बात है, बिल्डिंग्स अवेलेबल है। टीचर्स, ये है कि टीचर्स में दिक्कत हो सकती है। वैसे अच्छा ये है कि हम टीचर्स, जैसे मैं आपको बता रहा था, देखिए जो बीए में पढ़ा होता है 5वीं 8वीं तक के तो सारे सब्जेक्ट वो पढ़ा लेता है। जी जी 5वीं या 8वीं तक के वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता है, 5वीं तक तो पढ़ा ही लेता है। तो ये ट्रस्ट जो है, ये इस किस्म के नीचे के लेवल, मतलब जूनियर क्लासेस तक के लिए तो ट्रस्ट जो है पढ़ा सकते हैं, और उसके ऊपर के लिए हम उनको सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं यहाँ से। जैसे वर्चुअल क्लासेस के थ्रू टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं, टीचर्स को ट्रेन किया जा सकता है। वो बहुत मुश्किल। हाँ जी बिल्कुल। जो कहने का तात्पर्य है कि डेफिनेटली ट्रस्ट इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, लेकिन जो चैलेंजेस हैं उनको हम तकनीकी माध्यमों से और मिलके सहयोग करके दूर कर सकते हैं। केवल एक इस तरीके का कि शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, ये परेशानियां हैं, लेकिन परेशानियां तो हैं, चैलेंजेस तो हैं। इनसे हमें कैसे बाहर आना है, उसके लिए आपको खुद भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये पूरा निचोड़ है इन माध्यम इन चर्चाओं का। तो यशोदा मैम। जी सर, आशीष जी नेटवर्क की प्रॉब्लम काफी हो रही है आज। लगता है नेटवर्क पे नजर लग गई। हाँ सच है, सही कह रहे हो आप। तो अगला क्वेश्चन आशीष जी मेरा आपसे ही है, स्पेस को लेके ही है कि जैसा कि सभी को ज्ञात है कि आपने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्कूल के कुछ बच्चों को कनेक्ट किया था, तो इसके बाद आपको बच्चों में क्या बदलाव देखने को मिले, इस बारे में कुछ बताएं। जोशी जी, मेरे ख्याल से नेटवर्क में अभी भी इशू है, आप एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे प्लीज। मैं जोशी जी मैं करता हूँ, रुकिए। जी जी जो अभी बात कर रहे थे आशीष जी हम, कि आईएसएस में बेसिकली आपने बात बच्चों की करवाई थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो जब ये बात हुई, होता क्या है कि जब हमारे सामने कोई चीज नजर आती है ना, जब कोई चीज दिखती है तो उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ मतलब या तो दिमाग की खिड़कियां खुलने लगती हैं या फिर मतलब कुछ विचार आने लगते हैं। तो बच्चों में आपने क्या किसी तरीके का चेंजेस देखा इसके बाद, जब उन्होंने इस तरीके से बातें करी होंगी? जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि जब ये प्रोग्राम हुए तो मैंने उसके बाद के कुछ वीडियोस भी यूट्यूब में डाले हैं कि बच्चों का क्या मतलब उसमें थॉट प्रोसेस में चेंज आया है, उनका जो नजरिया है लाइफ के प्रति वो क्या है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेन इस कार्यक्रम का मकसद ये था, जो कि बाद में हमने बच्चों के साथ बैठ के भी डिस्कस किया, कि हमको अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा टारगेट नहीं बनाना कि जिसको हम 2 दिन में या 1-2 साल में या 4 साल में अचीव कर लें। अगर वो उसको अचीव कर लेंगे तो उसके बाद कहीं ये ना हो कि हम कोई एमलेस जिंदगी में हमको जीनी पड़े कि ठीक है ये तो हमने अचीव कर लिया लेकिन इसके आगे क्या हो। और किसी भी टारगेट को आप ऐसा ना समझे जिंदगी में कि ये चीज हम अचीव नहीं कर सकते, या अंतरिक्ष में बात करना मेरे ख्याल से शायद वो नॉर्मल आदमी सोचता नहीं है। विजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
बिल्कुल जी, सुन जी। रहे, बिल्कुल सुन रहे सर, क्लियर है। अच्छा, तो क्लियर बेसिक आवाज आ मैं रही है सर इस आपको? क्वेश्चन का मैं ब्रीफली यही आंसर दूंगा कि इसका मेन मोटिव ये था जी। इस प्रोग्राम का मेन मोटिव ये था कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि विजन अपना थोड़ा सा ब्रॉड करें, और किसी भी चीज को जिंदगी में ऐसा ना समझे कि ये हमारे रेंज से बाहर है, या हम इसको जिंदगी में अचीव नहीं कर सकते, कोई कोई भी टारगेट को ऐसा लाइफ में ना लें। और मुझे लगता है कि ये एक कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको कि एक दिन में हमको चेंजेस देखने में आएंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं पे अगर ये हमने बीज आज बोया है तो उसके फल किसी न किसी दिन हमको जरूर दिखाए। जी, थैंक यू सर। मैम। जी लोकेश सर, अगला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि जो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की शिक्षा की एक विकट समस्या है, जो सभी को मालूम है, तो उस समस्या को किस प्रकार से हम तकनीकी सहायता से दूर कर सकते हैं? मेरा अपना पर्सनल ये मानना है जी सर। कि अगर जो समर्थ उत्तराखंडी लोग हैं वो सरकार के जो एफर्ट हैं उसको थोड़ा सप्लीमेंट करें। मतलब सरकार कर रही है, सरकार की अपनी लिमिटेशन है, सरकार की लिमिटेशन है आप और मैं जो काम नहीं करते सरकारी डिपार्टमेंट में। सरकार कोई भी आएगी, सिस्टम नहीं बदल पा रहा, आज भी नहीं बदल रहा है सिस्टम। तो सरकार, हम एक्चुअली में सरकार को ब्लेम करते हैं, सरकार इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। आपने सरकारी डिपार्टमेंट में आदमी रख दिया तो वो काम करे या ना करे आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी क्या है, हम उन लोगों को तो बदल नहीं सकते, लेकिन ये है कि सरकार के जो कुछ भी एफर्ट्स हैं उसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि समस्या नाम की चीज कुछ होती नहीं है, समस्याएं हम बना देते हैं। हम समस्याएं बनाने में विश्वास रखते हैं, हमें समाधान ढूंढने की तरफ अपना ध्यान लगाना चाहिए। उसके लिए मेरा ये सोचना है कि जो लोग अभाव में हैं, ये समस्याएं नहीं अभाव है, तो जो लोग अभाव में हैं, किसी प्रकार का भी उनका अभाव है, अगर हमारे बीच के समर्थ लोग, उस इलाके के समर्थ लोग अपनी तरफ से सीरियस एफर्ट करते हैं और सरकारों के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करते हैं, तो मतलब अगेन द सेम पॉइंट, लिप सिंपैथी से हटकर सेक्रीफाइस वाले लेवल पे आते हैं और उस किस्म की एक सोच बनाते हैं, तो हमें सरकार की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। वो काम चलते रहेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है। और मैं आपको एक दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे लोग आज पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं। हमारे लोग पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में हजारों लोग बिजनेसमैन हैं। तो अगर जो नौकरियों पे हैं, अच्छी नौकरियों पे हैं, जो बिजनेसेस में हैं, अगर हम लोग थोड़ा बहुत योगदान करें उन लोगों के लिए जो अभाव में रह रहे हैं, तो हमें और बच्चों को ये कंप्यूटर्स और ये लैपटॉप और ये सब चीजें उपलब्ध कराने में मदद करें। बजाय हम सोचें गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, अभी जो नई पॉलिसी भी है वो 22 से पहले नहीं आने जा रही, 23 से पहले नहीं आने जा रही, और पता नहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा कब, होगा नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो हमें इस चीजों को उपलब्ध कराना, ये कैसे हो सकता है, ये मैं थोड़ा देर पहले बता चुका हूं कि हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं उसमें, है ना। और गांव-गांव में हमें ओएफसी से कनेक्ट करना चाहिए। गांव-गांव, हर गांव में हम एक आध सेंटर बना दें, उसको हम एजुकेशन या लर्निंग सेंटर हम उसको कह सकते हैं, और उससे कनेक्ट कर दें। गांव के बच्चे वहां आएंगे, उससे वहां हम एजुकेशन भी दे सकते हैं, आईटी से रिलेटेड चीजें भी वहां हम उनको पढ़ा सकते हैं थ्रू वर्चुअल क्लासेस। जी सर। अजय जी, टाइम, अजय जी आपके पास कोई क्वेश्चन हो? टाइम भी काफी हो चुका है। हाँ बिल्कुल, मेरा एक सवाल आशीष जी से है। आशीष जी, जैसे कि मतलब जैसे आपने कहा कि हमें अपना विजन छोटा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो जब मीट हो जाता है तो शायद हमें फिर ऐसा लगता है कि कुछ है नहीं। तो विजन इस तरीके का हो, तो क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है कि जिसमें स्टूडेंट अपनी इच्छा अनुसार अपने भविष्य के संबंधित अपने सवाल पूछ सकता है?
ये बेशी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ये कि एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है कि एक जो विद्यार्थी है उसको अगर उसके कुछ सपने हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए उसको गाइड किया जा सके, और जो अगर उसका सपना को अगर हम उसको और आगे ले जा सकते हैं, उसको और बड़ा बना सकते हैं, तो उसमें भी हम उसकी एक बच्चे की मदद करें। जी बेसिकली मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है इसके लिए। एक उत्तराखंड टेक्नोलॉजी क्लब करके एक हमने क्लब बनाया था, जिसमें कि मैं चाह रहा था कि जो बाहर जो लोग हैं, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि बाहर वाले जो लोग हैं जो सक्षम हैं उनको कनेक्ट किया जाए, जो अपनी तरफ से कुछ करना चाह रहे हैं उन लोगों को। किसी को हम फोर्स ना करें कि आप उत्तराखंडी है तो आप कुछ करिए, बल्कि जो जिसके अंदर से कुछ भावना है कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन उसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है या कोई सही जगह नहीं मिल पा रही है अपने कंट्रीब्यूशन देने के लिए, तो एक उत्तराखंड टेक्नोलॉजी क्लब करके एक हमने एक कोशिश की है कि लोगों को उसमें जोड़ें, और स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उसको भी मेंबरशिप दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को। और फिर दोनों जो पार्टीज हैं, एक जो उत्तराखंड से संघर्ष करके बाहर जा चुकी है, जो जिसने अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया है, एक एक्सपोजर जिनको मिल चुका है, उनके पास एक एक्सपीरियंस है, और जो नई जनरेशन अभी उत्तराखंड में है जो कि अभी अपने फ्यूचर की तरफ देख रही है, जो ढूंढ रही है रास्ते कि कैसे हम अपने आप को स्थापित कर सकें जो आधुनिक विश्व है उसमें। अगर हम इन दोनों लोगों को मिला सकें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, या फिर जैसे वन यूके मेरे को लगता है कि एक अच्छी बहुत बढ़िया संस्था है जिसमें कि नए यूथ कनेक्ट हो रहे हैं, इसको भी हम यूटिलाइज करें यूथ को, और जो जनरेशन यहाँ से जा चुकी है, स्टेब्लिश जनरेशन है, उनको जोड़ने की। तो मेरे को लगता है इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। वैसे बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट की भी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनमें कि करियर काउंसलिंग होती है, या फिर जिन पे हम टोल फ्री नंबर्स हैं जिन पे हम कॉल करके अपने करियर से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। लेकिन गाँव में ऐसे कितने लोग बच्चे होंगे जिनको उनके बारे में जानकारी है? मुझे लगता है कि शायद ही किसी बच्चे को ये जानकारी होगी कि कौन कौन सी साइट्स पे हमको जाना है या किसके पास हमको गाइडेंस के लिए जाना है। जबकि मुझे लगता है कि गांव की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर किसी बच्चे को आप गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे या उसको समझाने की कोशिश करेंगे कैसे उसको आगे बढ़ना है, तो शुरुआत में वो आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि उससे डर रहेगा कि कहीं आपकी उसकी कमियां आपके सामने उजागर ना हो जाए, कहीं आपको पता ना चल जाए कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, तो वो आपसे भागने की कोशिश करेगा। तो मेरे को लगता है एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है कि हम जो यंग जनरेशन है उनको ही उसमें पार्टिसिपेट कराएं और उनके थ्रू ही अपने प्रोग्राम को बढ़ा सके। तो मेरे ख्याल से वन यूके को डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए, और जो उत्तराखंड टेक्नोलॉजी क्लब जो हमने शुरू किया है आप लोगों के साथ मिलकर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, तो मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ अगर किसी लेवल पर शुरुआत करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएंगे। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया मुझे लगता है कि गैरोला जी भी इस चीज में काफी इंटरेस्टेड होंगे कि जो आप टेक्नोलॉजी क्लब आपने बताया उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और ऑलरेडी ये सारी चीजें, ये डिस्कशन ना हम लोग आपस में करते रहते हैं कि हम किस तरीके से चीजों को लेके जाएं। समस्याएं ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सेक्टर में केवल एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति या चार व्यक्ति काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो उंगलियां अभी, मतलब ये उंगलियां बनी हुई हैं, हर दिशा में अपने 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 क्षेत्र पे काम करते जा रहे हैं। ये एक मुट्ठी बनने की जरूरत पड़ रही है। अब वो मुट्ठी कैसे बनेगी, क्या उसके चैलेंजेस हैं, मुट्ठी बन पाएगी नहीं बन पाएगी, लेकिन मुट्ठी बन गई तो ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जाने से पहले सर आप दोनों से ही पहले गैरोला जी से हम जानना चाहेंगे सर, आपका एक संदेश अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए, ताकि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं। अजय जी, मैं उत्तराखंड के सभी भाई बंधुओं, और अब प्योर अपनी गढ़वाली में बोलूं तो भुला लोगों, भुला भैजी, काकी, चाची, बुआड़ी, बोई और बुबा, इन सब, और शिक्षक, इन सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के लोग विश्व की सबसे उत्तम नस्लों में से हैं। हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, अपने तजुर्बे से देख रहा हूं, हमें 40-50 साल हुए दिल्ली में आए हुए अभी, और 40-50 साल में हमने इतनी प्रगति कर ली है, और हमारी वर्च्यूज, हमारी अच्छी आदतें, हम अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपनी खूबियां भर में जाने जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहूंगा
उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं और इस देवभूमि के लोगों में मैंने असीमित क्षमताएं देखी हैं। आज के बराबर पॉपुलर पर्सनैलिटी, चाहे अजीत डोभाल जी हो या जनरल बिपिन रावत हो या लोहानी जी हैं जिन्होंने कई कंपनियों का टर्न अराउंड किया इंक्लूडिंग एयर इंडिया, कभी उनको रेलवेज में डाला जाता है कभी एयर इंडिया में। ऐसे लोग जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत वक्तों के बाद इस किस्म की टॉल फिगर्स हिंदुस्तान ने देखी। और हम लोग करना क्या होगा, हमें सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस और विल पावर इसको डेवलप करना होगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि देवभूमि हमारी अद्वितीय है, हमें इसको संवारना चाहिए, इसका विकास करना चाहिए, उजड़े घरों को दोबारा से बसाना चाहिए, बंजर खेत खलिहानों को पुनर्जीवित करना चाहिए। हमारे पास प्रकृति की असीमित संपदा है, चाहे वो हर्बल में देखें या पानी वाटर रिसोर्सेस में देखें या जंगल में देखें, और हम फिर से उत्तराखंड को आबाद करें। और इसी के साथ में जय उत्तराखंड और जय भारत। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि आशीष जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं नेटवर्क की वजह से। और यशोदा मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या संदेश है हमारे साथियों के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए, अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए और समाज के लिए। मेरा भी जैसे सर ने कहा है उन्हीं से ही मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे जो उत्तराखंडी भाई बहन हैं, और जैसे अगर मैं गढ़वाली मेरे को उतनी अच्छी तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं भी बोल सकती हूँ ऐसी कि हमारे जो चाचा बोडा, हमारे भैजी दीदी भुल्ली जो भी थी, वो कभी ये संदेश छे कि वो अपर तरफ बटे, मतलब जब सबक साथ वाले तभी सबक विकास होंद। अगर एक दूसरा का हाथ पकड़ के वो अगर अग्ने आला तो ये बहुत अच्छू राल हमारे समाज के भी, हमारे उत्तराखंडी समाज के भी और हम के भी। एक दूसरा टांग खिंचण से अच्छू चे कि एक दूसरा का हाथ पकड़ के ऊँट अपर दगड़ बिल्कुल बराबर मुख दर्जा दे। बस मैं तो ये संदेश देना चाहूँ अपर तरफ बटे की सब एक साथ एकजुट रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। और गैरोला सर, आपका, आशीष डबराल जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं एक चीज अपनी तरफ से अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए एक बार जरूर कहना चाहूंगा, खासकर अपने उत्तराखंड के उन लोगों के लिए जो शायद ये सोचते हैं कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो जो ये अंतर है, सर जैसे आप भी कह रहे हैं कि जो अंतर है, जो डिफरेंसेस है, एजुकेशन वहां भी है, 12th वहां के बच्चे ने भी की है, यहाँ के बच्चे ने भी की है, तो जो डिफरेंसेस हैं वो एक तो जो इंग्लिश का है ये तो है ही। यहाँ पे भी आज की डेट में जो अच्छा इंग्लिश बोलता है तो हमें ये लगता है कि वो शायद ज्यादा जानकार है, जबकि आपके अंदर उससे ज्यादा जानकारी आपके पास है। तो ये हमेशा हम अपने लोगों को, या हमारा वन यूके टीम का भी हमेशा ये दे रहा है कि जो आपके अंदर ज्ञान है, जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ये जरूर शेयर करें, एक दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, इसको छुपा के मत रखिए। एक बार फिर से कहूंगा, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिना खर्च घट जा। इसका अनुवाद ये है कि सरस्वती जो देवी माँ है, ये ऐसा भंडार है, ज्ञान एक ऐसा भंडार है, इस भंडार से आप जितना निकालोगे, जितना दोगे, ये आपका भंडार उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और इसको संकुचित रखोगे, जमा करके रखोगे, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। यही हम लोगों का प्रयास है। और अपने उत्तराखंड के साथियों के लिए, और जिन भी साथियों के मैं सवाल नहीं ले पाया, उनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारे सवाल कुछ इस तरीके के थे। और मैं अपने व्यूअर्स से बार बार ये कहना चाहूंगा कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही हो, जिस सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा हो रही हो, उससे संबंधित ही सवाल रखें। अपना प्रयास हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम लगातार करते रहें, एक दूसरे को सहयोग करते रहे हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय भारत, जय उत्तराखंड।